हर साल आता तो है, लेकिन हर साल एक जैसा नहीं होता। कुछ साल जिंदगी को आगे बढ़ा देते हैं और कुछ साल हमें टेस्ट करने आते हैं। 2026 भी ऐसा एक साल होने वाला है। सवाल ये नहीं है कि क्या होने वाला है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं। इस पॉडकास्ट में हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ प्रेडिक्शन के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि गाइडेंस सिस्टम के तौर पर समझेंगे। करियर, रिलेशनशिप्स, पैसा और लाइफ के बड़े डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे एस्ट्रोलॉजी हमारी जिंदगी की समस्याओं को दूर कर सकती है उस बारे में। जी, हम बात कर रहे हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी की, और 2026 में एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या क्या लेके आया है, यही समझेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, संजय साधक सर। नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है आपके पॉडकास्ट पे आकर और आपकी तरफ से बहुत प्यार मिलता है, तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इसको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ताकि हमारी ऑडियंस को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। पहली हमारी कैटेगरी है ओपनिंग। इसमें मैं आपसे कुछ हल्के सवाल पूछूंगा ताकि हमारी पब्लिक हमारे सेगमेंट को समझ जाए। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है सर आपसे, लोगों को 2026 को लेके काफी सारा कंफ्यूजन है, वो बहुत सारा एंशियस हैं। आपके हिसाब से ये ईयर ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा या ज्यादा टेस्ट? देखिए, ज्योतिष के बारे में लोगों को एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि ज्योतिष से भाग्य बदल सकता है। ज्योतिष एक लाइट की तरह है। आप अगर जो किसी अंधेरी सड़क पर जा रहे हैं, आपका वहां पांव फिसल सकता है, वहां पर आपको कोई सांप काट सकता है, वहां पर आप किसी गड्ढे में गिर सकते हैं, वहां पर आपके साथ बहुत सारी अनसर्टेन चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में एक बड़ी टॉर्च है जो आपको दूर तक का रास्ता साफ दिखा रही है, तो आप उस सड़क को बहुत आसानी से पास कर जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ज्योतिष इसी तरह से काम करता है। एक तो बड़े कमेंट बॉक्स में मेरे भी पॉडकास्ट में लोग आते हैं कि तू अंबानी क्यों नहीं बन जाता, तू अडानी क्यों नहीं बन जाता, ये इस तरह के बेवकूफ वाले सवाल पूछते हैं। देखिए, बात क्या है, आप जो भी हैं, जो मैं हूं, जो आप हैं, जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, वो आपको जो लाइफ मिली है, ये आपके प्रारब्ध के असेसमेंट के हिसाब से मिली है। सही। मान लीजिए कि आपने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति को खाना खिलाया था, ये आपका पुण्य हो गया। इस जन्म में आपको कोई व्यक्ति खाना खिला देगा। आपने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति का पैसा मार लिया था, इस जन्म में आपको पैसे से रिलेटेड समस्या आएगी या फिर आपका कोई पैसा मार लेगा। तो कर्म से कोई नहीं भाग सकता। कर्म जो है बूमरैंग की तरह है, वो जितनी जोर से आपने फेंका है वो वापस आपको उतनी ही जोर से हिट करने वाला है। बिल्कुल सही बात। तो लोग ये समझते हैं कि आज मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो मेरे आज के कर्मों के हिसाब से नहीं है। वो हो सकता है मेरा प्रारब्ध, मैं 50वां जन्म हूं, मेरा 500वां जन्म हो, तो वो जो मैंने प्रारब्ध में अच्छा बुरा किया था उसके हिसाब से आज मेरी परिस्थिति निर्धारित होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इस ईयर की। कोई भी साल ज्योतिष में जो आता है वो ग्रह गोचर के हिसाब से हम उसे कैलकुलेट करते हैं जी। जब ग्रह गोचर अच्छी परिस्थितियों में होते हैं तो चीजें अच्छी होती हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जब ग्रह गोचर खराब परिस्थितियों में होते हैं तो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, युद्ध होते हैं, अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है। तो इस असेसमेंट को जो है हम ज्योतिष कहते हैं। इस साल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 2026 हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 आता है जी। दूसरा, इस साल जो बड़े गोचर होने वाले हैं उनके हिसाब से, और तीसरा आपका इंडिविजुअल चार्ट है। इंडिविजुअल चार्ट में मान लीजिए मेरे चार्ट में मेरी राहु की दशा चल रही है, आपके चार्ट में आपकी मंगल की दशा चल रही है, आपके चार्ट में आपकी किसी और प्लैनेट की दशा चल रही है, तो हम तीनों का एक एवरेज निकाल के उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये साल आपके लिए, हमारे लिए किस तरीके से जाने वाला है। अब उसके लिए तो सबको अपना चार्ट दिखाना पड़ेगा। सही बात है। तो अब हम जो बात करेंगे, हम ग्रह गोचर के हिसाब से बात करेंगे कि ये साल जो है
ग्रह गोचर के हिसाब से कैसे जाने वाला है। देखिए 2026 मूलांक के हिसाब से एक आता है, ये सूर्य का नंबर है। सूर्य बेसिकली नवग्रह का राजा है। सूर्य ईगो देता है, सूर्य ताकत देता है, सूर्य आपकी परिस्थिति को बहुत मजबूत करता है। तो एक चीज तो बड़ी कॉमन होने वाली है इस साल, क्योंकि सूर्य का साल है। इस साल जितने भी बड़े नेता हैं या लीडरशिप है या ब्यूरोक्रेसी है या जो लोग ऊंचे पदों पे बैठे हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस साल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अच्छा। और वो पावरफुल होने के साथ साथ वो अपनी मनमानी करेंगे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब आप देखिए जैसे ट्रम्प है, वो कुछ भी कर रहा है, वेनेजुएला में जाके उसको उठा रहा है, सही बात है, ठीक है ना। इसी तरह से पुतिन कुछ भी करेंगे, इसी तरह से जिनपिंग, जो भी अथॉरिटेटिव लोग हैं, वो इस साल अपनी मनमानी करेंगे, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश आएगा और जिसकी वजह से इस साल बहुत सारे प्रोटेस्ट होने वाले हैं। तो मतलब एक बात तो तय है कि कुछ ना कुछ तो इस साल में होने ही वाला है। जी। दूसरी चीज, जिस तरह की परिस्थितियां इस समय बन रही है कि शनि जो है इस समय मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में है, गुरु इस समय तो मिथुन में है, फिर जून में जो है कर्क में पहुंच जाएंगे, और केतु सिंह में चल रहे हैं। तो इन ग्रह परिस्थितियों के हिसाब से चीजें, ये साल का जो फर्स्ट हाफ है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। इस साल ईरान में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा। हो सकता है वहां पे तख्ता पलट हो जाए, हो मास डिस्ट्रैक्शन ईरान में मुझे दिख रहा। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं यूएई का इन्वॉल्वमेंट भी जो है इस वॉर में होने वाला है। ओके। ठीक है। चाइना और वियतनाम के बीच में भी इस साल झड़प होती हुई दिखाई दे रही है मिडल ऑफ द ईयर। और इंडिया हो सकता है बांग्लादेश में किसी तरह की मिलिट्री कार्रवाई करे, वो दैट विल लीड टू पाकिस्तान से क्लैश। तो जो फर्स्ट हाफ है, जून तक का जो समय है, ये बहुत ही खराब दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जून जुलाई तक चीजें अच्छी नहीं है। और मैं आपसे, जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, आपसे एक अपील करूंगा, अपना पैसा सेव करके चलिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, और अपने पास कैश रखना शुरू कीजिए, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी खराब होने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक इंडिकेशन की तरह हो सकता है कि किस तरीके से आप सेफ होके चल सकते हैं। सर, हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि क्या 2026 में कोई भी बड़ा प्लैनेटरी मूवमेंट हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो क्या है? देखिए, मूवमेंट तो हमेशा ही होता रहता है, लेकिन जो हम कंसिडर करते हैं वो हम शनि का गोचर करते हैं, बृहस्पति का गोचर करते हैं और राहु केतु का गोचर करते हैं। जी। तो शनि तो इस साल जो है मीन राशि में रहने वाले, उनका नक्षत्र बदल जाएगा। गुरु जो है जून में, 2 जून के आसपास मेरे ख्याल से कर्क राशि में आके उच्च के हो जाएंगे। और राहु केतु भी शायद दिसंबर, 5-6 दिसंबर को अपनी राशि बदलेंगे। तो ये गुरु का गोचर जब होगा जून जुलाई में, वहां से चीजें थोड़ी सी संभलने की परिस्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है काफी चीजों को बचा लेती है। मतलब गुरु की दृष्टि को अमृत कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो शुरू के 6 महीने हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। जब तक गुरु कर्क राशि में नहीं आते तब तक चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही हैं। अब जो इस सब चीजों को लेकर, अब जैसे मंगल जो है 16 तारीख से मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में पंचग्रही योग बनेगा। अच्छा। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं, वहां पे सूर्य है, बुध है, अब चंद्रमा पहुंच जाएंगे 18-19 तारीख को। तो ये पंचग्रही योग बता रहा है कि कुछ सडन इवेंट 18, 19, 20, 21 तारीख में जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में जरूर होगा, 100%। जैसा सर ने बताया, घबराना नहीं है, पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसमें उपाय भी बताएंगे यही। 2026 में सैटर्न का सबसे बड़ा लेसन क्या हो सकता है? सैटर्न का सिर्फ एक ही लेसन होता है, आप जो है पूरी ताकत से मेहनत करें। जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग पसीना बहाएंगे, जो लोग डिसिप्लिन रहेंगे, उनको सैटर्न परेशान नहीं करेगा। जो लोग
बहुत ज्यादा ईगो रखेंगे, जो लोग लोगों को लेट डाउन करेंगे, जो लोग लोगों को बिलिटल करेंगे, उनको सैटर्न परेशान करेगा। देखिए, सबका इंडिविजुअल चार्ट है, आपकी अपनी दशाओं पर डिपेंड करता है, लेकिन सैटर्न का एक ही रूल है कि आप जो है, हम पंजाबी में कहावत है, निवाया होके रहो। सैटर्न भी यही कहता है कि आप डाउन टू अर्थ रहो, सैटर्न आपको परेशान नहीं करेगा। और आपके अंदर जो फीलिंग है ना, वो दूसरों का भला करने की होनी चाहिए। अगर जो आपकी इंटरनल फीलिंग, आप किसी के दर्द को देख के उसे महसूस करते हो, तो सैटर्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए 2026 में लक ज्यादा भारी होगा या कर्म और रूटीन का रोल ज्यादा भारी रहेगा? देखिए, सूर्य भले ही राजा का नंबर हो, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत और सेक्रीफाइस जो है राजा को ही करनी पड़ता है। करेक्ट। अपनी पोजीशन को नंबर 1 बनाए रखने के लिए। अगर जो आप भीड़ हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर जो आप नंबर 1 पोजीशन पे बैठे हैं, जो कि साल है, तो आपको अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाने के लिए लाखों लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लाखों लोगों से ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और लाखों लोगों से ज्यादा पंक्चुअल रहना पड़ेगा। करेक्ट। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, अगर जो वो ऑर्डिनरी आदमी बन के रहना चाहते हैं, तो वो जैसे मर्जी रह सकते हैं। सही बात है। लेकिन सूर्य के साल में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी पोजीशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, या जो नंबर 1 है वो नंबर 1 रहना चाहते हैं, तो उनको तो उठ के काम करना पड़ेगा। लक का रोल, देखिए, मैं मानता हूं कि लक एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन लक आपके हाथ में नहीं है। सही बात है। जो चीज आपके हाथ में ना, वो है प्रोसेस, कि आप अपने काम को ईमानदारी से 100% करें। लक आपको जब फेवर करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन ये जो आपका 100% कमिटमेंट है ना, ये आपको कहीं ना कहीं कामयाबी तक पहुंचा देगा। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। इससे एक चीज और भी सीखने को मिलती है कि जो लोग लक के भरोसे ही बैठ के अपना वक्त जाया करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। हाथ पैर चलाओगे तो ही रोटी आपके मुंह में आएगी, उड़ के खुद नहीं आती। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सर, ये हमारा पहला सेगमेंट था और इसमें हमने थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना, 2026 के बारे में जाना। अब हम जाते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में, जिसमें हम राशि वाइज 2026 कैसा रहेगा इसको डिस्कस करेंगे। और इस सेगमेंट का मेरा पहला सवाल है आपसे कि अगर हम राशियों का ग्रुप करें, राशियों को ग्रुप करें अगर हम, तो कौन सी राशि ग्रुप को 2026 में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, ये तो आपके इंडिविजुअल चार्ट पे, आपकी दशाओं पे डिपेंड करेगा। लेकिन इस साल जो भाग्यशाली राशि रहेंगी, जिनको जो है चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल रहेंगी, वो समझिए कि एक तो मेष राशि, एक वृषभ राशि, एक कन्या राशि और एक मकर राशि। ये राशियां इस साल जो है रूल कर सकती हैं। ओके। इनके लिए ये साल मतलब एवरेज से बहुत बेटर जाएगा। वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि, मतलब जो जल तत्व की राशि है, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। देखिए, 4 तरह की चीजें होती हैं। एक होती है जलीय राशि, एक होती है फायरी राशि, एक होती है अर्थ वाली, और एक होती है एयर वाली। तो इस साल जितने भी जलीय राशि हैं, कर्क हो गई, मीन हो गई, वृश्चिक हो गई, उनके लिए साल जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। अर्थ वाली राशियों के लिए बहुत अच्छा है, फायर वाली राशियों के लिए बहुत अच्छा है। जो एयर वाली राशि है, कुंभ हो गई, धनु हो गई, वो मिथुन हो गई, उनके लिए एवरेज है। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं। बाकी किसी भी राशि के लिए उसके इंडिविजुअल चार्ट और इंडिविजुअल दशा से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब ऐसे हम वही कि हम तो अभी अनुमान लगा रहे हैं। एग्जैक्ट तो आप कुंडली दिखाएंगे तो सब चीजें आप अच्छे से बता सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सर, हमारा दूसरा सवाल है आपसे इसी सेगमेंट का कि कौन सी कॉमन गलती है जो लोग अपनी राशि देखते वक्त करते हैं या दिखाते वक्त करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इस पर लोग बहुत ध्यान दें। मान लीजिए मेरा नाम संजय है जी, ठीक है। अब मेरा चंद्रमा अगर जो कुंभ राशि में है, तो मेरा नाम स से निकलेगा और मेरा नाम स से रखा जाएगा। अभी क्या है कि
रील्स की वजह से या इंटरनेट की वजह से 3 तरह की राशियां प्रचलन में आ गई। एक होती है वेस्टर्न राशि, जैसे कि 21 जून से लेके 22 जुलाई तक जो चंद्रमा है वेस्टर्न राशि के हिसाब से वो कैंसर बनता है। अच्छा, ठीक है ना। तो सब लोग जो है अपना कैंसर का हॉरोस्कोप देख लेंगे, वो बोगस है, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी है आपकी नाम की राशि, जैसे आपका नाम शिवम है जी या गौरव है जी, तो जिस राशि से आपको पुकारा जा रहा है वो उसमें प्राण होता है, उसमें ऊर्जा होती है, तो उसका इंपैक्ट आप पे आता है। लेकिन एक्चुअल राशि जो आपकी है वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और देखिए चंद्रमा आपका कौन सी नंबर की राशि में बैठा है। उस राशि के अक्षर से जो निकल के आएगा वो आपकी एक्चुअल राशि होगी। बहुत आसान से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रोसेज है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, किसी पे भी अपना एक्यूरेट डेट, टाइम और प्लेस भरिए और देखिए 1 से लेके 12 नंबर तक आपका चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, वो आपकी एक्चुअल राशि है, उसी का इंपैक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा आने वाला है। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसे आपने बताया कि वेस्टर्न और वो सब बोगस है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब उन्होंने सिस्टम को इजी कर लिया, लेकिन एक्चुअल राशि देखिए 2 चीज होती है, एक होता है लगन और एक होती है राशि। लगन जो है आपकी फिजिकल सेल्फ डिनोट करता है, आपका रंग, टेक्सचर, हाइट, वेट, मोरालिटी सब कुछ। और राशि जो है आपकी मेंटल सेल्फ को बताती है, आपकी आदतें हैं, आपका स्वभाव है, मतलब दोनों मिला जुला के बताते हैं। तो राशि आपकी सिर्फ वही मानी जाएगी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जिस राशि, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है। ओके। अच्छा सर, अभी मैं एक जो सवाल पूछने वाला हूँ, सेगमेंट का आखिरी सवाल है, वो शायद हो सकता है कि आपके प्रोफेशन के थोड़ा सा अगेंस्ट जाए, बट आई नो आप ऑनेस्टली जवाब देते हैं, तो मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ राशि के बल पर फ्यूचर जज करना डेंजरस हो सकता है? देखिए, सिर्फ राशि से आप सब कुछ जज नहीं कर सकते। वजह क्या है कि राशि के बाद भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका लगन है, आपका नक्षत्र है, आपकी दशा है, आपके प्लेनेटरी पोजीशंस हैं। जब तक हम पूरा चार्ट कैलकुलेट ना करें तब तक आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। आप रेलेवेंट हो सकते हैं कि मान लीजिए मैं कर्क राशि का हूं, मेरा चंद्रमा कर्क राशि में, मैं इमोशनल होऊंगा और मैं जो है इनडिसाइसिव होऊंगा या कुछ ट्रेट्स आपके मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आप पूरी चीजें कैलकुलेट ना करें तब तक आपको फलादेश नहीं करना चाहिए। बेसिकली वही है कि आधी अधूरी नॉलेज नहीं, आधी अधूरी नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं, चेहरा देख के ये नहीं बता सकते ना कि बुखार हो रहा है, आपको उसके लिए थर्मामीटर से चेक करना पड़ेगा। मतलब वही कि अगर किसी से को अपने प्रेडिक्शन करवानी है या अपना फ्यूचर देखना है या जज करना है अपने फ्यूचर को, तो वो प्रॉपर प्रोसेस से होके जाए। सर, ये वाला सेगमेंट हमारा खत्म। अभी आते हैं जो सबसे ज्यादा यूथ को परेशान करता है, करियर, बिजनेस, और इससे ज्यादा मुझे लगता है यूथ को और कोई चीज परेशान करती नहीं होगी कि करियर अच्छा है तो सब चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। देखिए, आजकल के यूथ को सबसे ज्यादा परेशान करता है कि उनके इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स आए। बेसिकली वो भी करियर का पार्ट है। उनकी स्टोरी को कितने लोगों ने शेयर किया। देखिए, बात रेलेवेंट है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम उस टीन एज में थे ना तब ये इंटरनेट वगैरह उतना ज्यादा था नहीं। और मतलब ये इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह 2008 में आए, शायद 2009-10 में। हमें तो बाद में बहुत ज्यादा हमने इसको यूज करना शुरू किया। देखिए, यूथ जो है ना इस टाइम डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्शन क्या है कि आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हर 10 सेकंड में एक पॉपअप आ जाता है, और वो पॉपअप जो है आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। करेक्ट है। तो यूथ के साथ जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है फोकस की। उनके पास इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा बम्बार्डमेंट है कि उनको सही इंफॉर्मेशन और सही पाथ को चूज करने में ही आधी से ज्यादा उनका समय निकल जाता है। अभी क्या है कि मैं भी देखता हूँ 10th के बच्चों को, वो मोबाइल जो है ऐसे लेके पढ़ते रहते हैं, लैपटॉप
से लेके पढ़ते, इवन छोटे बच्चे अभी तो मतलब नर्सरी वर्सरी के क्लास के भी उस पे आने लगे। अब उसमें साथ क्या है कि जैसे आपने इंटरनेट ऑन किया उसके साथ वो काम भी चल रहा है और उसमें वो पॉपअप्स भी आ रहे हैं। हाँ। तो यूथ के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिसको भी जीवन में कुछ करना है वो अपने स्क्रीन टाइम को चेक में रखे। अदरवाइज ये जो समय होता है ना 15 से लेके 25 तक का, अगर जो आपने इसको वेस्ट कर दिया तो आप यकीन मानिए 25 के बाद ना आपको चक्कर आने लगेंगे कि होगा क्या, कि करना क्या है, करना क्या है। तो मैं किसी को इंटरनेट चलाने से मना नहीं कर रहा, मैं किसी को इंस्टाग्राम पे रील बनाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन आप जो है हर चीज को एक लिमिट में कीजिए। अदरवाइज ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर का कारण बनेगा। एक्चुअली क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, जो भी XYZ, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं राहु। अच्छा। और राहु इस समय कुंभ राशि में बहुत ज्यादा पावरफुल है। शनि की राशि में राहु बहुत ताकतवर हो जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाना खाएंगे तब जब वो, हाँ, उन्हें फोन है, कार्टून देखना है, वो सोएंगे तब कार्टून देखना, और माँ बाप क्या उनके पास भी समय नहीं है। बच्चा रोता है वो क्या करें, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो इसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, इसकी वजह से बहुत से बच्चों का IQ कम हो रहा है। तो मैं आपसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि आप जो है स्क्रीन टाइम को, ये मतलब ये एक नकली दुनिया है, ठीक है ना। तो ये जो फिक्शन है ना इसको आप थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अदरवाइज हम भी है, कई बार समय होता है तो रील देखना शुरू करते हैं, पता लगता है 1 घंटा निकल गया। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा रोज नहीं होता, लेकिन कई बार जब समय होता है तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज बात क्या है कि राहु ना दिखावे का कारक है। तो यूथ के साथ अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है, मतलब जो मैं एक एक्चुअल प्रॉब्लम देख रहा हूं, ये राहु का इल्यूजन जो है ये बढ़ता जा रहा है और इस वजह से लोग दिखावे की तरफ बहुत जा रहे हैं कि XYZ चाहिए, X ब्रांड चाहिए, और क्या कहते हैं होटल्स जाना है, हॉलिडेज जाना है, गाड़ी को रिवील करना है, बाइक को रिवील करना है। जिनके पास पैसे हैं वो कीजिए, लेकिन आप अगर जो राहु के चक्कर में पड़ गए ना तो फिर राहु आपको घुमा फिरा के वहीं पटक देता है और आपके 5-7 साल इसमें बर्बाद हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है गुरु की या शनि की तरफ चले। गुरु क्या है, आध्यात्म का प्लैनेट है, और शनि जो है मेहनत का प्लैनेट है। तो आप जो है गुरु की तरफ चले, अपने धर्म को समझें, प्लस आप जो है सैटर्न की तरफ चले, रिगरस मेहनत करें। अदरवाइज आने वाले 3-4 साल जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं और चीजें जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकती हैं। वर्ल्ड सिनेरियो पे मैं भी देख रहा हूं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा, मास प्रोटेस्ट होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, यूथ अगर जो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा तो फिर चीजें आपके लिए ठीक हो सकती है। अदरवाइज ये साल जो है आप देखेंगे कि कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का हिसाब किताब बनने वाला है। तो ये सर ने काफी अच्छा मुद्दा उठाया है सोशल मीडिया को लेके, और सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन को लेके कि डिस्ट्रैक्शन हमें कैसे अपने गोल से अलग कर देता है। ये हमारे सेगमेंट का भी ये सर ने बोनस टिप दिया, आपको बोनस एडवाइस दी है, क्योंकि अभी अपने सवाल पूछेंगे हम इसमें, तो आप बने रहिए। सर यूथ से रिलेटेड हमारा पहला सवाल है कि 2026 में जो लोग जॉब करते हैं उनसे रिलेटेड है ये, कि 2026 में जॉब चेंज करना सेफ होगा या स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? अभी मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई आपको सामने से अपॉर्चुनिटी आके कोई ऑफर लेटर पकड़ा जाए तो आप जॉब चेंज की सोचिए, वरना जून जुलाई से पहले जॉब छोड़ना बहुत ही अनसेफ है। अच्छा। क्योंकि वर्ड ऑर्डर बहुत जल्दी बदलेगा, बहुत सारी चीजें एकदम से गड़बड़ होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति जो भी जॉब छोड़ने वाला है वो जब तक दूसरी नौकरी पक्की ना हो जाए तब तक जॉब ना छोड़े। जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढने की गलती अगर जो कोई करेगा
तो वो मरेगा। तो ये तो जॉब वालों के लिए हो गया। अच्छा, तो हमारे दूसरे सवाल में ही है कि जो बिजनेसमैन है या फ्रीलांसर हैं, उनका 2026 में कैसा रहेगा? उनके लिए सही है या उनके लिए भी बड़ा जून रिस्क है? जुलाई तक बड़े रिस्क लेने से बचिए, सभी बचे। जून जुलाई तक देखिए कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, उसके बाद कोई डिसीजन सोच समझ के लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि ऐसा कोई डिसीजन ना ले जो कि बिल्कुल हवाबाजी का हो। प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अगर जो आप हवाबाजी में जाएंगे कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा वो नहीं देखा जाएगा आपसे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मेरे आप पुराने पॉडकास्ट उठा के देख लो, जो होगा वो नहीं देखा जाएगा आपसे। जो इस उसमें चल रहे हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, मैं उन्हें आज ही वार्निंग नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाएगा। बड़ी सही बात कही है सर। ये हमारा तीसरा सवाल है कि अगर किसी की कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही, बाई चांस कोई बंदा पूरा हार्डवर्क कर रहा है, उसकी कुंडली फिर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या केवल हार्डवर्क उसको वो सब दे सकता है जो वो चाहता है? देखिए, कॉस्मिक हेल्प जो है ना, वो अगर जो आप लेते हैं तो आपकी चीजें इजी। ज्योतिष का काम क्या है, मैं आपको ज्योतिष का एक बेसिक रूल बताता हूँ। मान लीजिए आप जो है साइकिल पे जा रहे हैं, अब हवा आपके अगेंस्ट में बह रही है, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा लंबी दूरी तक आप जा नहीं पाएंगे। साइकिल अभी चला रहे हैं आप, पेडल भी आप मार रहे हैं। अब ज्योतिष की अगर जो आप हेल्प ले लेते हैं, कॉस्मिक हेल्प ले लेते हैं, तो वही जो हवा आपके अगेंस्ट में आ रही थी वो आपको पुश करेगी, आपके पीछे से चलेगी। साइकिल तभी भी आपको ही चलानी है, पैडल तभी भी आपको ही मारने हैं, लेकिन इसमें और उसमें कितना फर्क, एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया, सपोर्ट सिस्टम मिल गया। तो ज्योतिष का अगर जो आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपकी मान लीजिए कोई खराब दशा चल रही है, मान लीजिए आपकी शनि की दशा चल रही है और शनि आपकी कुंडली में बहुत खराब है, तो अगर जो आप शनि से रिलेटेड कुछ उपाय करेंगे, रेमेडीज करेंगे, जो आपकी कुंडली में अच्छे प्लैनेट्स हैं उनको अगर जो आप उनका सपोर्ट लेंगे, जो आपकी कुंडली में बुरे प्लैनेट्स हैं उनको आप शांत करेंगे, तो वो जो हवा आपके अगेंस्ट में जा रही है ना, वो आपके पीछे आ जाएगी। करना आपको ही है। सही बात है। तो आप इस गलतफहमी में रहिए कि कोई ज्योतिष आपके लिए कुछ कर सकता है, लेकिन ज्योतिष आपके लिए वो गाइडिंग लाइट और वो सपोर्ट वाली हवा बना सकता है जो कि आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करे, आपका रास्ता आसान हो सकता है। रास्ता आसान। हमारा अगला सेगमेंट है प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स और लव मैरिज के बारे में। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल है, 2026 में रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा? ईगो, कम्युनिकेशन या ट्रस्ट? देखिए, ईगो तो रिलेशनशिप का हमेशा से ही दुश्मन रहा, उसमें तो कहीं नहीं, लेकिन 2026 में जिस तरह के सिनेरियोज बन रहे हैं, इस साल जो है लोगों की पोल खुलने वाली है। बहुत लोग जिनके दाएं बाएं इधर उधर सब कुछ चल रहा है, वो सावधान हो जाए, या तो उसको खत्म कर लें या उसको पूरी तरह से अपना लें। इस साल लोगों की पोल खुलने वाली है, गारंटेड। इशारा है उन लोगों के, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब वो गाना है ना उसका, सब पढ़े जाएंगे सब पढ़े जाएंगे। वो वाली स्थिति है। इस बार सब पढ़े जाएंगे, इस बार सब पकड़े जाएंगे। दूसरी चीज, रिलेशनशिप, ये सब चीजें जो है ना, ये सब ट्रस्ट पे चलती है, और अगर आप ट्रस्ट को ब्रीच करते हैं तो आप, हो सकता है थोड़े दिन के लिए बच जाए, हो सकता है आप लॉन्ग टर्म के लिए बच जाए, लेकिन कोई भी चीज आप हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते, तो उसका कोई फायदा ही नहीं। जो चीज, मतलब आप अपने लिए क्या कर रहे हो, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, और एक दिन आप उसमें गिरोगे। सही बात है। इन सब चीजों में पढ़ के कोई फायदा नहीं है। जिसको चीजें, जिसके साथ रहना उसको जाके क्लियर बोलो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। चार चलाने की क्या जरूरत है? सही बात है। मतलब भाई मुझे आप पसंद नहीं, हाँ, आज से 6 महीने पहले पसंद थे। सही बात है। अब बोलो कि भाई हमारे बीच अच्छा नहीं है, हमें आज आगे का प्रोस्पेक्टिव नहीं दिख रहा है, हम मूव ऑन करते हैं। करेक्ट। अब उसको भी धोखे में रखो, दूसरे को भी धोखे में रखो, उसका कोई फायदा नहीं। तो ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूंगा कि ये साल जो है सब पढ़े जाने के।
नहीं, ये 2026 की बात ही नहीं है, आपने बड़ी सही बात कही है कि अगर आप किसी के साथ हो तो जब तक उसके साथ हो तब तक उसी के साथ रहो। अगर नहीं मन मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है तो बता दो, कंफ्यूजन में किसी को मत रखो, डिच किसी को मत करो या धोखा किसी को मत दो। सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है इसी सेगमेंट का कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे शादी के योग होते हुए भी, भाई हमारी कुंडली में शादी के योग है, सपोज लड़का लड़की ने दिखाई भाई शादी के योग हैं, बट उसके बावजूद भी शादी ऑटोमेटिक डिले होती चली जाती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मान लीजिए कि आपकी एक एज हो गई शादी की, आप करियर में सेटल्ड हैं, आपकी कुंडली में योग भी बन रहे हैं, लेकिन तब भी शादी नहीं होती। उसके ना कई सारे रीजन होते हैं। उसके रीजन क्या होते हैं, उस कई कुंडलियों में एंसेस्ट्रल कर्स आते हैं। अच्छा, एंसेस्ट्रल कर्स का मतलब यह है कि आपके कर्मों के हिसाब से या आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनकी वजह से आपकी कुंडली में श्राप आ गए। जैसे शनि और राहु का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम श्रापित दोष कहते हैं। अच्छा। इसे प्रेत बाधा भी कहते हैं। पितृ दोष हो जाता है, सर्प दोष हो जाता है, ठीक है। फिर ऋण होते हैं, नारी ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। तो कई बार ज्योतिष ना बड़ी गलती करते हैं कि सब कुछ देख लिया और आपको बता दिया कि ये आपका फेवरेबल टाइम है, यहाँ पर आपका शादी होनी है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसमें तो कर्ज लगा हुआ है, इसमें तो श्राप है कुंडली में, इसमें तो ये वाला ऋण है। तो जब तक मान लीजिए आपसे मैंने 10,000 रुपए उधार लिए, अभी मैं आपको कहीं 5 स्टार में लेके गया, मैंने आपके ऊपर 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए, वो 10,000 थोड़ी उतरे। सही बात है, वो तो वैसे की वैसे ही है ना। तो जो आपने किया है वो तो आपको देने से ही उसका काम चलेगा। हाँ, मतलब अब उसके 2 तरीके हैं, आप या तो 10,000 रुपए दे दो या 5,000 रुपए देके हाथ जोड़ लो कि भाई मेरे पास इतना ही है, हो सकता है मैं आपको माफ कर दूं। सही बात, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर जो आपकी कुंडली में पितृदोष है, सर्प दोष है, नाग दोष है, एक तो ये रीजन हो, तो उनको आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि वास्तु के हिसाब से आप जो है बड़े गलत जगह पे सो रहे हैं। मान लीजिए एक बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर जो किसी शादी वाले लड़के लड़की का वो अगर जो घर के नॉर्थ ईस्ट में सोता है तो उसकी शादी में बड़ी अड़चन आएगी। अच्छा, आराम से शादी नहीं होगी उसकी, कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि जोर नहीं है ना वो। हाँ सही बात है, ठीक है ना। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है, अब कहना चाहिए कि कई बारी जो है आपसे प्यार करने वाले भी बहुत हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार वो तंत्र मंत्र टोना टोटका, वो आपको कोई मिठाई खिलाएगा, कोई आपके नाम की बलि देगा। हाँ, सही तो बात है। वो भी होता है, कई बार वो बाधा भी होती है। तो जब पूरा एनालिसिस कर ले ना, उसके बाद इन सब चीजों को भी चेक करना पड़ता है कि कहीं ये वाली दिक्कत तो नहीं है। कई बार मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जी, हम 5 ज्योतिषों को दिखाया है, सबने बताया था कि फरवरी से लेके और इस तारीख तक शादी हो जाएगी, और सबने एक ही बात कही थी। मैंने कहा जी, आपने देखा कि आपकी कुंडली में स्त्री ऋण है, आपके कुंडली में पितृदोष है, आप जब तक इसका समाधान नहीं करेंगे तब तक ये जो लॉक है ना, ये खुलेगा। ओके, तो वहां भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो सर आपने अभी तक तो मुझे लगता है लोगों पे बहुत ज्यादा बम ही फोड़ दिए हैं कि ये पकड़े जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट मैंने आपसे कहा था कि इस पॉडकास्ट में आपको समाधान ही मिलेगा। तो ये सेगमेंट हमारा इन्हीं समाधान के लिए है, मतलब ये सेगमेंट है हमारा रेमेडीज और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा पहला सवाल है कि लोग कॉस्टली पूजा और रेमेडीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या ये रियली जरूरी भी होता है? बहुत कम, बहुत कम। मिथ कह सकते हैं इसको। हाँ, मिथ कह सकते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि प्रारब्ध के हिसाब से चीजें हैं। अब प्रारब्ध में आपने जो है 50 लोगों के गले काटे, कोई सी पूजा करा लो यार। हाँ, सही बात है, कोई सी पूजा करा लो, लेकिन आप अगर जो कुछ गलत करके आए हैं, उस गलत को गलत करके सही नहीं किया जा सकता। या तो उसको रिपेंट करो आप, हाँ, ईश्वर से उसके लिए माफी मांगो, हो सकता है ईश्वर आपको माफ कर दे, या फिर आप अपने पुण्य बढ़ाओ। आप जो है, अब ऐसा नहीं है कि आपने 10-50 लोगों के गले काटे हैं तो आप जो है उससे बच जाओगे,
वो नहीं हो सकता, लेकिन उस पीड़ा को कम कैसे किया जा सकता है? आप 1 लाख लोगों को खाना खिलाओ, सही बात। अनाथ बच्चों को गोद लो, जो डिप्राइव्ड हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करो, तो चीजें थोड़ी बहुत बैलेंस होने लगेंगी। लेकिन प्रारंभ से भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, वो तो ईश्वर थे यार, ईश्वर थे ना। वो तो अपनी लाइफ को मतलब इस तरह से ब्यूटीफुल तरीके से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सारे कष्ट जानबूझ के सहे कि प्रारब्ध से मैं भी नहीं बच सकता। हाँ ठीक है ना। भगवान राम की मैरिड लाइफ, उनका 14 साल का वनवास, कितनी स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि जो धरती पे आएगा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम से लड़के ही वो कुछ बन सकता है। बहुत सही, बहुत, ठीक है ना। बहुत भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए, ठीक है, माँ बाप से वियोग हुआ, राधा से वियोग हुआ, इतना बड़ा युद्ध उन्होंने देखा, लाखों लोगों को मरते हुए देखा। वो चाहते चुटकी बजा के सब ठीक कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया मानव जाति के लिए कि आपको गलत और सही के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, यही धर्म है। तो कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु तदाचला, कर्म ही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। पूजा करने से, रिपेंट करने से, पुण्य करने से चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन बच नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो सबसे बढ़िया है अच्छे कर्म करो, इससे बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं। बट सर कोई तो हमारा मतलब मैं देखता हूँ जैसे कि कई बार रेमेडीज बताई जाती हैं और वो लोग करते भी हैं, तो वो कुछ लोगों पे तो वर्क करती हैं, कुछ लोगों पे नहीं करती। तो क्या आपकी नॉलेज में या आपकी जानकारी में कोई ऐसी रेमेडी भी है जो सभी राशियों पे वर्क करती है? देखिए, ये मल्टीविटामिन वाली रेमेडी जो है ये मत लो यार। फिर भी एक आध तो क्या पता हमारे किसी दर्शक के काम कर जाए। देखिए, चीजों के लिए रेमेडीज काम करती हैं। जैसे पैसे की दिक्कत है, आप श्री सूक्तम है, कनकधारा स्तोत्र है, ललिता सहस्त्रनाम है, आप रिगरेसली इनको पढ़ना शुरू करो। गारंटेड 2 से 3 महीने में आपकी फाइनेंशियल स्थितियों में फर्क आना शुरू हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। कोई अगर जो 10 कमाता है तो हो सकता है वो 25 कमाने लगे, कोई 10,000 कमाता है तो वो 25,000 कमाने लगेगा, कोई 10 करोड़ कमाता है तो वो 25 करोड़ कमाने लगेगा। मतलब उसकी परिस्थितियों में 2-3 गुना का फर्क आना शुरू हो जाएगा। अगर जो लगातार ये करता रहेगा 6 महीने साल भर, तो उसकी फाइनेंशियल चीजें बेटर होने लगेंगी। आजमाया हुआ है, बहुत लोगों को दिया है, फीडबैक्स हैं, एक्सपीरियंस है, बता रहा हूं। तो भूलना मत इस वाली रेमेडी को जी। दूसरी चीज, मान लीजिए किसी को करियर की प्रॉब्लम है, तो करियर के जो कारक है वो भगवान शनिदेव है। 10th हाउस में मकर राशि आती है, उसके मालिक शनि है, तो वो शनि के उपाय करे। सूर्य कारक है, दशम के दिग्बली होते हैं, सूर्य के उपाय करे। तो अगर जो इस तरह की चीजें करेगा तो करियर में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। ऐसा नहीं है उपाय काम नहीं, उपाय चमत्कार भी करते हैं और होते हुए देखें, सामने होते हुए देखें। लेकिन इसके लिए अगर जो आप गाइडेंस ले लेना तो ज्यादा बेस्ट है, वो सबसे अच्छा रहेगा। रेमेडीज हैं बहुत सारी, मैं आपको यहाँ पे पूरा एक पॉडकास्ट रेमेडीज पे कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि जैसे कि मुझे गुलाब से एलर्जी, अब हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह की परिस्थिति ऐसी हो कि आप उसकी रेमेडी करें और लेने के देने पड़ जाए। हाँ, ये बात भी सही है। तो बहुत ज्यादा फीस नहीं होती यार हम लोगों की, थोड़ा सा क्या कहते हैं खर्चा करो खर्चा करो और किसी मतलब मेरे से मत दिखाओ, किसी से अच्छे से किसी भी एस्ट्रोलॉजर से दिखा के, और बहुत खर्चे वाली रेमेडी मत करो, और आप जो है रेलेवेंट रेमेडी करो तो आपको बिल्कुल फर्क पड़ता है। मेरे गुरु कहते थे रेमेडी में 3 चीज होनी चाहिए। एक तो रेमेडी जो है सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया कोई मतलब इंडिया की जीडीपी के हिसाब से देखे बहुत अमीर नहीं। दूसरी चीज रेमेडी आसान होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं रात को 12 बजे एक टांग पे खड़े होके उल्टे हाथ से चींटी को लिपस्टिक लगा दी मतलब डुएबल होनी चाहिए। एग्जांपल कहाँ से लेके आया? डुएबल होनी चाहिए। और तीसरी चीज इफेक्टिव होनी चाहिए। सही बात। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं
जो काम करती हैं। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, बात कीजिए और काम करेंगी। बहुत खूबसूरत सर। इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का कि क्या रूटीन, डिसिप्लिन और हैबिट भी एक तरह की रेमेडी है? देखिए, आज जो रेमेडीज है ना, वो पहले हमारी आदतें होती थी। जब मैं छोटा था, मुझे याद है, जब मैं सुबह उठता था, जो मतलब 4-5 साल का होऊंगा, तो जैसे ही उठता था सबसे पहले मैं दादाजी के पैर छूता था, फिर मम्मी के पैर छूता था, पिताजी के पैर छूता था, मतलब जो भी बड़े हैं उनके पैर छूता था। फिर हम नहाते धोते थे, फिर हम सूर्य को जल देते थे, गायत्री का जाप करते थे, पूजा पाठ होता था घर में। अब ये रेमेडी बन गई है। अब आपकी कुंडली में सूर्य डिसाइड करता है कि आपका स्टेटस क्या होगा। सूर्य कौन है? आपकी पिता। आप पिता के सुबह पैर छूने लगो, उनकी बात मानने लगो, सूर्य ठीक। चंद्रमा सुख का कारक, आप माता के पैर छुओ, उनकी बात मानने लगो, आपको जीवन में सुख। मतलब वो जो पुरानी आदतें, आप जैसे दादा दादी हैं, वो गुरु हैं, मतलब गुरु के कारक हैं। आप उनके पैर छुओ, उनकी इज्जत करो, आपको ज्ञान बढ़ेगा। पत्नी है, उसकी इज्जत करो, उससे वफादार रहो, शुक्र आपको पैसा देगा, लग्जरी देगा, इज्जत देगा। तो कहने का मतलब है, जो पहले रिचुअल्स थे, आज वो रेमेडीज बन गए। आज हम सूर्य को बताते हैं कि सूर्य को अर्घ दो, जो है क्या कहते हैं, माता पिता की इज्जत करो, ये अब रेमेडी बन गई। दूसरी चीज, डिसिप्लिन से बड़ा कुछ नहीं है। सही बात है। कोई ज्योतिष, कोई भी कुछ भी किसी भी परिस्थिति में है, एक व्यक्ति जो ईमानदारी से, डिसिप्लिन से लगातार अपना काम कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो पूजा पाठ कर रहा है और रेमेडीज कर रहा है लेकिन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो जो आदमी ज्योतिष जानता ही नहीं, जो कोई रेमेडी कर ही नहीं रहा, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। बिकॉज डिसिप्लिन। बाकी आपकी कुंडली में ताकत भी होनी चाहिए, आपके ग्रह दशा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से बड़ा कुछ नहीं है। ज्योतिष अपनी जगह है, इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं होती। सर, हमारा अगला सेगमेंट है साइकोलॉजिकल। हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्या एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर बताती है या फ्यूचर बनाने का तरीका सिखाती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर बताती भी है और फ्यूचर बनाने का तरीका भी बताती है। अब जैसे मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो 11th क्लास में बोर्ड्स दे के आए, अब वो कंफ्यूज है कि वो कॉमर्स लें, साइंस लें, आर्ट्स लें, क्या करें। अब मैं उनका एवोल्यूशन करके उनके चार्ट का देखता हूं कि इनके लिए बेटर प्रोस्पेक्टिव क्या है। मान लीजिए किसी का आर्टिस्टिक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसके चार्ट में भी है। अब आप उसे डाल दो कि मेडिकल फील्ड में, वो दिल ही बनाएगा वहां पे बैठे, दिल को सही नहीं करेगा, वो वैसा वाला दिल नहीं बनाएगा, वो पत्ते वाला दिल बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है वो आर्टिस्टिक है। अब कोई बच्चा लॉजिकल है या कोई बच्चा बहुत ज्यादा मैथ्स में अच्छा है, मतलब चार्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं, और उसकी जो दशाएं भी उस तरह की आने वाली है, और उसके प्रोबेबिलिटी है कि अगर जो ये डॉक्टर बनेगा तो ये ज्यादा सक्सेस हो पाएगा। तो अगर जो आप वहां पर चेक करा लेते हैं तो आपका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट हो गया और आपका फ्यूचर बन भी गया। क्योंकि 90% लोग आज की डेट में गलत प्रोफेशन में होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ये बहुत सही बात कही है आपने। क्योंकि सुबह उठ के जो आदमी इंथुजियास्टिक है कि मुझे काम पे जाना है और मुझे छा जाना है, वही सक्सेस है। सुबह उठ के जो आदमी सिर्फ इसलिए काम पे जाना है कि बच्चे घर पे भूखे हैं, रोटी कमा के लानी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका अगर जो हम चार्ट देख लें, जब डिसाइडिंग पॉइंट होता है, और आप अपने ग्रह, गोचर, दशा, इंटरेस्ट सबको मिला के करियर चूज करते हैं, तो आपके लाइफ में प्रोस्पेक्टिव बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के। लेकिन करना अभी भी आपको है। अगर जो मान लीजिए बोलता हूं कि आपको मेडिकल लाइफ अच्छी रहेगी, तो नीट तो आपको ही निकालना है ना। सही बात है, मेहनत तो आपको ही करनी है, आप ही को करनी है। अब लेकिन इसमें फायदा क्या है कि आपके नीट निकलने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है, आईआईटी निकलने के आपके चांसेस हैं वो कम। अब आप आईआईटी की कुछ तरफ जाओगे तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। करेक्ट है, मतलब अगर इसको पहले से एनालाइज कर लें। ज्योतिष फ्यूचर बताता भी है और फ्यूचर बनाता भी है, दोनों तरह से काम करता है।
और अगर जो आप उसमें कॉस्मिक हेल्प भी ले लें, मान लीजिए किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, उसका कारक जो है मंगल है, और आपकी कुंडली में मंगल की ताकत कम है, तो हम आपको मंगल के उपाय, हम उसको आपको मूंगा पहना देंगे या कुछ उस तरह के उपाय बता देंगे जिससे आपको क्या कहते हैं फायदा हो जाएगा। या फिर आपकी कोई ऐसी दशा चल रही है जिसमें आपका क्या कहते हैं एग्जाम क्रैक होने के चांसेस कम हो रहे हैं, तो हम आपके किसी प्लैनेट की एनर्जी को एनालाइज करके बढ़ा देने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उस तरह से हेल्प करता है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके करियर में कभी कोई ऐसा केस आया है कि जिसकी कुंडली देखकर और उसके रियल स्थिति देखकर आपको यकीन ही ना हुआ हो? हाँ, कई बार आते हैं ऐसे। कई बार देख के कुंडली लगता है कि आदमी जो है 100-150 करोड़ का है, लेकिन पता लगता है कि वो 100-150 करोड़ के कर्ज में ऐसी भी परिस्थिति होती है। यार देखो, ऐसा है, ज्योतिष भी इंसान होता है। अच्छा, ये बात ठीक है ना। आप ज्योतिष को मतलब आप किसी को 10-5 हजार रुपए दे के उसकी फीस दे के और आप जो है ये सोच लें कि ये ईश्वर हो गया है, वो पॉसिबल नहीं पॉसिबल है ना। हम भी इंसान है, हम ये ज्योतिष कैलकुलेशन ही तो है, हमसे भी गलतियां होती हैं। अभी इंटरनेट पे ऐसे ज्योतिष छाए हुए हैं जो भगवान की पत्थर की लकीर और भगवान के अवतार बने बैठे, उस टाइप के बोगस बातें हैं। ऐसा नहीं होता यार, ज्योतिष ऐसे काम नहीं करता। ठीक है ना। कई बारी कुंडली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इंडिया में खासकर, जो 90s से पहले के ना, उनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ में से टाइम ऑफ बर्थ ज्यादातर के ठीक नहीं है। उसमें हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। अब ऐसे है कि 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच हुआ था। अब लगा लो क्या हुआ था। एक लगन जो है 2 घंटे में बदल जाता है। अब वो एडजेसेंट पॉइंट पे है। हाँ, सही बात है। मान लीजिए वो बदलने वाला 1 ही मिनट में, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम चार्ट देखते हैं, लोग जो है हमें टेस्ट करने के लिए अनसंट सवाल पूछते हैं। हाँ। हम एक्चुअली, जैसे मैं आपका चार्ट देख रहा हूं तो मैं आपका लगन देखूंगा। मान लीजिए आपका सिंह लगन, मैं देखूंगा कि आप में डोमिनेंस है, आपका चेहरा चमकता हुआ है, जो भी उसके रेलेवेंट है। अब वो क्या करेगा, हर चीज को डिनाई करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर एक पॉइंट पे आके जब फिर अब वो मान लीजिए वो सिंह लगन और कन्या लगन में मैं कंफ्यूज हूं कि इसका कौन सा लगन होता है। अब मैं उससे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं निर्धारित कर सकूं कि उसका लगन कौन सा है, तो फिर मैं उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दूंगा। लेकिन कई बारी लोग जो है ना बड़ा अजीब, कई बार तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि अपने किसी दादा की परदादा की कुंडली लेकर आ जाएंगे, मान लो परदादा की तो नहीं, दादा की कुंडली लेकर आए और दिखाएंगे जी इनको क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम है और उनकी डेथ जो है 3 साल पहले हो चुकी है। तो ऐसे भी लोग करते हैं। तो सभी तरह के लोग हैं। लेकिन ज्योतिष को अगर जो आप एक गाइडेंस के तौर पे लेके चलेंगे ना, एक लाइट के तौर पे, ये आपकी लाइफ को इतना इजी बना सकता है कि आपके बहुत सारे जो कष्ट हैं इससे दूर किए जा सकते हैं। लेकिन आप जो है इसी के भरोसे मत रहिए। अपनी जो आप काम कर रहे हैं अपनी मेहनत पे वो मैंने अभी बताया था ना पॉडकास्ट में, तू क्यों अंबानी नहीं बन जाता, तू क्यों अडानी नहीं बन जाता। सचिन तेंदुलकर को सब जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर का कोच जो है रामाकांत आचरेकर, शायद उनका नाम है, वो सचिन तेंदुलकर से अच्छा खेलते थे? नहीं खेलते थे ना। हाँ, सही बात है, नहीं खेलते। जो आईएएस पीसीएस की कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो सारे आईएएस पीसीएस नहीं। जो आईआईटी की नीट की कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उन्होंने कभी आईआईटी निकाला है? सबने। बात क्या है, आप एक प्रारब्ध के साथ पैदा हुए हैं, उसमें आपको कोई हेल्प कर सकता है कि आपको वहां पहुंचना। सही बात। ये ज्योतिष है। अगर जो भाग्य बदल सकता होता तो जितने इंटरनेट पे लाखों करोड़ों एस्ट्रोलॉजर हैं, ये फोर्ब्स लिस्ट में आ रहे होते सब 500। ठीक है ना। सही बात है। तो आपकी लाइफ को इजी, स्मूथ, आपके बुरे टाइम को जो है झेलने की ताकत और आपके कष्टों में आपको एक गाइडिंग लाइट, ये ज्योतिष है। प्रोस्पेक्टिव जो है आपका है कि आप उसको देखते कैसे। सर ने आज के पॉडकास्ट में हमें काफी सारी चीजों के बारे में बता दिया है, काफी सारी चीजों पर रोशनी डाली है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर हमारे नॉर्मल
जिंदगी के बारे में हो। अब हम अपने इस पॉडकास्ट के अंत की ओर हैं, क्लोजिंग टाइम है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सर। हमारी ऑडियंस के लिए आप 2026 में ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे जो उनको माननी चाहिए? पैसा बचा के रखिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। किसी भी तरह से अगर जो आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो 2027 पहुंचते पहुंचते ये आपको बहुत बड़ी गलती नजर आएगा। अच्छा। दूसरी चीज, घर में खाना कम से कम 2 महीने का स्टोर करके चलिए, फॉर द सेफ्टी पर्पस। सर एक लास्ट सवाल हो कि ऐसी कौन सी चीज हमारे दर्शक आज से ही कर सकते हैं ताकि उनका 2026 उनके फेवर में आ जाए? कोई भी एक चीज अगर वो आज से ही शुरू करें और 2026 धीरे धीरे उनके फेवर में आने लग जाए। देखिए, 3 मैं आपको चीज बता देता हूं। एक तो सब लोग जो है जल्दी उठना शुरू करें, सूर्य को जल दें। दूसरा, गायत्री का जाप करें। और तीसरा, भगवान शिव की पूजा करें। अगर जो ये 3 चीज भी आदमी रेगुलर लाइफ में अपना लेता है तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसकी लाइफ से दूर हो जाती है। दूसरा, अमावस्या, संक्रांति और पूर्णिमा, इस पे किसी भी तरह का दान जरूर करें। मासिक शिवरात्रि पे भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। हर महीने शिवरात्रि आती है, उस पे अभिषेक जरूर करें। ये 4-5 चीजें भी अगर जो आप करते रहेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से दूर रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बिजी समय में से आपने टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को इतना सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके पॉडकास्ट पे आके, और कोशिश करते हैं कि ये राशि वाला भी बहुत जल्दी करें। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ संजय सर। आपने इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ समझा, बट देखने और सुनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना और उनका अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इन सब में से आप अपने काम की चीज़ अपनी पॉकेट में रखेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने की ओर आज से ही चल पड़ेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन को बढ़ा देता है, तो वो ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ अगर आप संजय साधक जी से मिलना चाहते हैं या अपनी कुंडली इनके द्वारा एनालाइज कराना चाहते हैं, इनसे रेमेडीज पूछना चाहते हैं या इनसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर या इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कर दो परेशान। लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान ज़रूर निकालो। मैं हूं आपका दोस्त, मिलता हूं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, नई कहानी के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।